हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं, मतलब प्रश्नावली 3.1 करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 में कुल 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। तीनों के तीनों प्रश्न बिल्कुल आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इतने इजी और इतने साधारण प्रश्न है ये कि पूछिए मत, और ऐसे समझा दूंगा ना आपको कि पूछिए मत। ठीक है, मतलब आप यदि वीडियो को फुल कंसंट्रेशन और फुल फोकस के साथ देखते हैं पूरा लास्ट तक, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको तीनों प्रश्न बढ़िया से समझ में आएंगे। तो आइए तीनों प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न हमने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला प्रश्न क्या कहता है, समझिए। बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कुछ कह रहा है। क्या? कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले की बात चल रहा है गाइस। 7 वर्ष पहले जितना पुत्री का आयु था ना, उससे 7 गुने आयु का था। कौन? आफताब। ठीक है, मतलब अगर मान लें हम लोग ऐसा कि जो पुत्री है वो 7 वर्ष पहले 3 वर्ष की होगी, तो उसके पिता कितने वर्ष के होंगे? तो 7 21, क्योंकि वो 7 गुनी आयु के थे, इसीलिए 21 वर्ष का हो जाएगा। अच्छा की बात है। आगे क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से 3 वर्ष बाद कहने का मतलब कि अभी वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अभी जो वर्तमान समय है ना, उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अभी से 3 वर्ष बाद यदि हम मान लें कि जो बच्ची है वो 13 वर्ष के है, जो लड़की है उसकी वो 13 वर्ष की है, तो आफताब कितने वर्ष का होगा? तो 3 गुनी आयु का, तो 13 तिया 39, तो 39 वर्ष का हो जाएगा आफताब। ठीक है, सिंपल। और क्या बोल रहा है आगे कि क्या यह मनोरंजन है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है भाई, पॉसिबल है ऐसा। आगे बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, इस स्थिति को, मतलब इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी आपके पास ये स्थिति दिया गया है ना, इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। सर ये बीजगणितीय रूप क्या होता है और ग्राफीय रूप क्या होता है? ग्राफीय रूप तो आप लोग समझते होंगे कि ग्राफ खींच देना, बस सिंपल। दूसरा बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप कहने का मतलब गाइस कि जो भी ये आपको कथन दिया गया है इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना, सिंपल। जो भी कथन आपको दिया गया है इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना, बीजगणितीय रूप कहलाता है, सिंपल। ठीक है, तो आइए हम लोग इनको बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कर देते हैं। एक बात बता दें और गाइज कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे उम्र से रिलेटेड, 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद वाला ऐसा कोई क्वेश्चन रहे, तो हमेशा आप लोग सबसे पहले वर्तमान आयु मानिएगा। हमेशा कुछ काम नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़िए और सबसे पहले वर्तमान आयु लिख दीजिए। किनका वर्तमान आयु सर? वही दोनों व्यक्ति का जिनका जिक्र हुआ था क्वेश्चन में। एक आफताब था और दूसरा उसकी पुत्री थी, तो तीनों मतलब इन दोनों का वर्तमान आयु पहले मान लेना पड़ता है अपने आप से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हल में, यानी सॉल्यूशन में। देखिए हल में क्या लिखेंगे गाइस, ये लिखेंगे कि माना, हमेशा सदैव आपको यही मानना है, मतलब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो क्या, कि माना आफताब, माना आफताब की वर्तमान, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है दोस्तों, हमने आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मान लिया है। और क्या मानना पड़ेगा? एक और तो थी उसमें बच्ची, उसकी पुत्री, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे? y वर्ष। ठीक है, हमने देखो सबसे पहले गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको सबसे पहले वर्तमान आयु मानना है, किनके? दोनों व्यक्तियों के। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि आप देखो, आप सबसे पहले पुत्री के मान लो या पिता को मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने लिखा कि माना आफताब की वर्तमान आयु 7 वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो y वर्ष है। ऐसा हमने मान लिया कि जो पुत्री की आयु है वो कितने वर्ष है? y वर्ष है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर?
तो जो अगला आपका स्टेप होगा ना वो होगा कि इसमें जिक्र किसका हुआ था, तो 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद का। तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लीजिए और 3 वर्ष बाद की आयु निकाल लीजिए, बाकी तो बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइस आपको वर्तमान आयु निकालना है दोनों व्यक्ति का, मान लेना है x और y, ठीक है। जब x और y आपने वर्तमान आयु मान लिया तो इसमें जिक्र हुआ था 7 वर्ष पूर्व और फिर जिक्र हुआ था 3 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद वाला आयु निकाल लेंगे हम लोग, आफ्ताब की और उसकी पुत्री की। तो आइए लिखते हैं 3 वर्ष अतीत, पहले हुआ था 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आयु, लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आयु, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व वाला आयु निकाल रहे हैं अभी, किसका, तो आफ्ताब का। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर। अभी देखिए यदि अभी आफ्ताब x वर्ष के है, वर्तमान में कितने वर्ष का है वो, x वर्ष का, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा। यदि अभी हम 20 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के होंगे, 13 वर्ष के। हमने क्या किया, 20 में से 7 को हटा दिया, जितने वर्ष पूर्व बोलेगा उतना हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब अभी अगर हम 50 वर्ष के हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 50 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे, तो 50 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 40 वर्ष के, सिंपल। तो अगर अभी आफ्ताब x वर्ष के है तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, तो x में से 7 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इतने वर्ष का होगा कौन, आफ्ताब। बहुत सुंदर। उसके बाद 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितना होगा, तो वही लिख देंगे कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ तो लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट, पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगा, तो अगर अभी पुत्री y वर्ष की है तो 7 वर्ष पूर्व मतलब y में से 7 माइनस कर देंगे, है कि नहीं। मतलब अभी मान लो कि अभी पुत्री मान लो 15 वर्ष की है तो 7 वर्ष पहले वो कितने वर्ष की होगी, 8 वर्ष के, 15 में से 7 माइनस कर देंगे, सिंपल। बस इतना वर्ष की अभी है उसकी पुत्री, 7 वर्ष पहले इतने वर्ष की होगी। अच्छा की बात है। अब इसमें क्या जिक्र हुआ था, इसमें मतलब क्वेश्चन में आगे क्या जिक्र हुआ था, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद वाला आयु निकाल लेते हैं पहले, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष पश्चात किनकी आयु। अब यहीं से आप लिख सकते हैं कि 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु, हम यहीं से नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं इसी में ऐड करके कि 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु, इसी में ऐड करके आगे हम नीचे से लिख देते हैं 3 वर्ष बाद किसकी आयु, आफ्ताब की आयु बराबर। यदि अभी गाइज आफ्ताब x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। यदि अभी हम 3 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो 3 6 जोड़ देंगे। तो अगर अभी x वर्ष का है आफ्ताब तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, तो x में 3 जोड़ दीजिए सर, इतने वर्ष का हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल आप सही बताए हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसकी पुत्री 3 वर्ष बाद कितने वर्ष की होगी, तो लिख देंगे कि पुत्री 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर अभी पुत्री y वर्ष की है, वर्तमान में देखो वर्तमान आयु था ये, वर्तमान आयु अभी अगर वर्तमान में y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष की होगी, तो y प्लस का 3 वर्ष के, है कि नहीं। मतलब अभी मान लो कि अभी जो पुत्री है वो 10 साल की है तो 3 साल बाद कितने वर्ष की होगी, तो 10 प्लस के 3 मतलब 13 वर्ष की। लेकिन इसमें तो y दिया हुआ है, अभी वर्तमान में y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष जोड़ दीजिए ना सर, y प्लस का 3 वर्ष हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब कुछ नहीं है गाइस, इतना ही मेन है, ठीक है। थोड़ा सा और एक पॉइंट है, वो भी मेन ही है, मतलब उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज। सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेना है दोनों व्यक्तियों का। बहुत बढ़िया। जब आपने दोनों व्यक्तियों का वर्तमान आयु मान लिया तो आप देखिएगा कि कितने वर्ष पूर्व और कितने वर्ष बाद की बात चल रहा है। तो हमने देखा कि 7 वर्ष पूर्व की बात चल रहा है और 3 वर्ष बाद की बात चल रहा है। तो सबसे पहले हमने 7 वर्ष पूर्व दोनों व्यक्तियों का आयु निकाला, फिर 3 वर्ष पूर्व की बात चल रहा था तो 3 वर्ष बाद की बात चल रहा था, तो 3 वर्ष बाद हमने दोनों व्यक्तियों का क्या निकाला, आयु निकाला। बस इतना काम किया है। अगर समझ में आया तो बोलिए कि हाँ। आप क्या करेंगे सर, आप बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए कि यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं।
बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व वाला आयु इसमें से कौन सा है गाइस? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या था? x माइनस के साथ, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु क्या था? y माइनस के साथ। तो मतलब इन दोनों में तुलना किया जा रहा है, नहीं तुलना किया जा रहा है, जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से तुलना कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जब कभी भी ऐसा तुलना किया जाए तो आप दोनों के आयु को बराबर में लिख दीजिएगा। मतलब ये क्या है? x माइनस 7, फिर क्या है बराबर x अति y माइनस 7, y माइनस y, ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं, y माइनस 7। जब कभी भी तुलना किया जाए तो आप दोनों को बराबर में लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से तुलना करते हैं। क्या बोल रहा है? ये आफ्ताब की आयु था, देख लीजिए आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व वाला, और इसकी पुत्री की आयु है 7 वर्ष पूर्व वाला। तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन बोल रहा था? आफ्ताब ना। आफ्ताब बोल रहा है मतलब ये कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये अभी 7 गुनी आयु का है। तो ये दोनों समीकरण बराबर कब होगा? जब इधर भी हम 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 7 गुना का है गाइस। थोड़ा सा समझिएगा, बढ़िया से फील कीजिए। देखिए बोल रहा है आफ्ताब कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, देखो तुलना किया जाता है तो हमेशा आप दोनों के उम्र को बराबर में लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना तो करने आएगा। अब क्या बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है, देखो आफ्ताब ने बोल रहा था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब की उम्र ये है, देख लीजिए 7 वर्ष पूर्व वाला आफ्ताब की आयु x माइनस 7। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, गाइस तो अभी लाइट कट गया है, लाइट को आने दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों वापस से लाइट आ गया है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बोल रहा था आफ्ताब कि अपनी पुत्री से कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब ये जो आफ्ताब है ना, वो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु ये है, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु ये है। तो इन दोनों में तुलना किया जा रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से तुलना कर रहा है, तो तुलना जब भी करता है तो हम लोग दोनों उम्र को बराबर के दोनों तरफ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए आफ्ताब क्या आयु है, तो आफ्ताब कह रहा है ना, आफ्ताब कह रहा है ये कि मैं तुमसे, मतलब ये पुत्री से 7 गुनी आयु का हूँ, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु का था पहले से ही। तो इधर भी 7 से गुना करेंगे तभी ना समीकरण बराबर होगा। और नहीं, अगर इधर 7 से गुना करना चाहते हैं तो आप इधर 7 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। क्यों सर? क्योंकि आफ्ताब जो है ना वो अपने पुत्री से 7 गुना आयु का था, तो ये 7 गुना है और ये 7 गुना कम है, तो इधर भाग करेंगे तब नहीं दोनों बराबर हो पाएगा। और नहीं, अगर इधर भाग करना चाहते हैं तो आप इधर क्या कर दीजिए? 7 से गुणा। क्यों? क्योंकि 7 गुना का है, मतलब ये 7 गुना आयु का है, तो इधर भी 7 से गुना करेंगे तभी नहीं दोनों बराबर होगा। बस ये चीज़ें हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। मतलब x है तो x लिखेंगे माइनस, 7 है तो 7 बराबर 7 में y से गुना होगा तो 7y, माइनस है तो माइनस 7 सत्ते 49, यहाँ पर 49 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए। देखिए x इधर है, एक y इधर लेके चलो, x ये प्लस में y है 7y, इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 49 है और ये जाएगा प्लस के 7 ऊपरटी, तो क्या बचेगा? 49 में से माइनस के 49 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 42। इतना तो आता होगा, इतना तो आपसे हम आशा कर ही सकते हैं, मतलब इतना तो आपसे हमें उम्मीद है ही। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे बस। x था तो x लिखा, ये 7y प्लस में है, ये पट जाएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा बराबर के बराबर। ये माइनस का 49 है, ये माइनस के 7 था, ये पट जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा, तो 49 में से 7 घटेगा तो 42 बचेगा। माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दीजिए, बस हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया गाइस। तो पहला हमने समीकरण फर्स्ट प्राप्त कर लिया है। दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? देखिए दूसरा बोल रहा था कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद वाला आयु यही ना है दोनों का, तो 3 वर्ष बाद वाले आयु में तुलना किया जा रहा है, तो लिख दो पहले दोनों को बराबर के एक तरफ, मतलब दोनों तरफ। एक है x प्लस का 3 बराबर, और एक क्या है? y प्लस का 3। 3 वर्ष बाद वाला आयु यही था ना, तो इनको हमने बराबर के दोनों तरफ लिख दिया है क्योंकि तुलना किया जा रहा है। अब क्या कहता है आफ्ताब कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब ये फिर भी 3 गुना आयु का रह जाएगा ना आफ्ताब। ये आफ्ताब की आयु है 3 वर्ष बाद वाला, आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष बाद वाला आयु है ये, तो फिर भी ये 3 गुना आयु के रह जाएगा। मतलब ये 3 गुना कम है ना, तो इधर भी 3 से क्या कर दो? गुना कर दो, तब ना जाके दोनों बराबर हो पाएंगे। आफ्ताब जो है वो सदैव तो बड़ा ही है ना, 3 गुना का आयु के है अभी भी, मतलब 3 वर्ष बाद भी 3 गुना आयु का रह जाएगा, मतलब ये 3 गुनी आयु है।
तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, बस सिंपल। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। x प्लस का 3 बराबर 3 में y से गुना होगा तो 3y, 3 में y से गुना होगा तो 3y, प्लस है तो प्लस 3 3 9। हल कर लीजिए। x ई पट्टी प्लस में है, y 3y पट्टी आएगा तो माइनस में 3y बराबर, ये 9 है तो 9 लिखिए, ये प्लस में जाएगा तो माइनस का 3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ये समीकरण 2 बन गया, बस हो गया। हमारा क्वेश्चन का जो पहला आंसर है वो आ चुका है। बोला था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दीजिए, तो समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया और यही बीजगणितीय रूप में है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। तो बस इस स्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब रूपों में बदल दिया है बीजगणितीय रूप में। अब क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने का मतलब कि x और y के मान ज्ञात करना। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करना, सिंपल। अगर इस तरीके से बनाने में, मतलब यहाँ तक अगर कोई काम करने में आपको दिक्कत है तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे, समझिए। अभी हम लोग थोड़ा सा इसी चीज़ को दोबारा समझ रहे हैं गाइस। अगर आप ऐसा कर लीजिए ना तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है, मतलब ये कर लीजिए, नहीं तो अभी जो बताने वाले हैं उस तरीके से कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न ना रहे, मतलब दोनों में से आप कोई एक तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप ये वाला काम कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और नहीं तो अभी जो बताने वाला है वो वाला कर लीजिएगा। बाकी ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये चीज़ें सेम ही रहेगा। तो आइए, सबसे पहले बोला था वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ें। तो आप लोग हमेशा ऐसा लिख दीजिएगा, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। दूसरा क्या था, दूसरा था बोला था यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व, तो लिख दीजिएगा 7 वर्ष पूर्व आयु। फिर क्या है, फिर था 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो लिख दीजिएगा 3 वर्ष बाद आयु। बस इतना लिख दीजिएगा और कुछ नहीं। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो वो दूसरा तरीका यहाँ हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, वर्तमान आयु हो गया, 7 वर्ष पूर्व आयु और 3 वर्ष बाद आयु। अब कौन कौन था इसमें, पहला था आफ्ताब। तो आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, नाम ही लिख लेना। ऐसा नाम लिखना चाहो आप तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं कि आफ्ताब की, तो लिख लीजिए यहाँ पे, मतलब आफ्ताब लिख लीजिए। इधर लिख लीजिए उसकी पुत्री, या खाली पुत्री लिख लीजिए, बस ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वर्तमान आयु, 7 वर्ष पूर्व आयु और 3 वर्ष बाद वाला आयु। आफ्ताब था और उसकी पुत्री थी, बस 2 लोग थे। अब देखिए, वर्तमान आयु क्या था, वर्तमान में तो दिया हुआ नहीं है, तुम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मान लिए कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और पुत्री की y वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व की बात चल रहा है, तो अभी x वर्ष के है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, x में से 7 घटा दीजिए, है कि नहीं। अगर अभी पुत्री y वर्ष के वर्तमान में, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो y में से 7 घटा दीजिए। पूर्व मतलब पहले, अगर अभी 20 वर्ष के है पुत्री, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 20 में से 7 घटा दीजिए, मतलब 13 वर्ष की होगी, सिंपल। 3 वर्ष बाद, अभी अगर आफ्ताब x वर्ष के है तो 3 वर्ष बाद, तो x में 3 जोड़ दीजिए। बाद कहेगा तो जोड़ देंगे क्योंकि बाद है, मतलब अगर अभी आफ्ताब 20 वर्ष के है तो 3 वर्ष बाद, तो 20 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 वर्ष के। अगर अभी पुत्री y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस सेम चीज़ है। और बाकी वही तुलना करने के लिए, बाकी तुलना किया जा रहा है। देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व वाला आयु क्या है, यही दोनों है ना, आफ्ताब और पुत्री का, तो यही लिखे, तुलना कर रहा है, तो लिखिए तुलना कर देंगे एक तरफ, मतलब एक तरफ लिखे आफ्ताब की आयु, एक तरफ लिखे उसकी पुत्री की आयु। अब बोल रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, तो ये 7 गुना आयु का है ना, इसीलिए इधर भी 7 से क्या कर देंगे, गुना, तब जाके क्या होंगे, समीकरण बराबर होंगे, मतलब संतुलित होगा। फिर हल किया, समीकरण प्राप्त हो गया। फिर बोल रहा था आफ्ताब कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद वाला आयु है ना, है, तो इन दोनों में तुलना की जा रहा है, तो लिखे हैं दोनों में तुलना किए हैं। अभी 3 हटा दो, 3 वर्ष बाद बोला था, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब जो है वो कितने वर्ष, 3 गुना आयु का रह जाएगा। ऐसा बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब जो है वो अभी भी 3 गुनी आयु का है ना, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तभी ना जाके दोनों बराबर होगा, दोनों पक्ष, मतलब LHS बराबर हो जाएगा RHS के। और इधर आप 3 से गुना नहीं करना चाहते हैं तो इधर आप 3 से भाग कर दीजिए, तब जाके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ें है, हल किया
तो हमें दूसरा समीकरण नहीं मिल गया, बस सिंपल। तो आप यहाँ से ये काम कर लीजिए और नहीं तो फिर ये काम कर लीजिए, दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो कर लीजिए। बाकी ये सब काम तो दोनों सेम ही करना पड़ेगा आपको। ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिए, इसकी जगह पे ये कर सकते हैं या इसकी जगह पे ये कर सकते हैं, बस ये सब तो सेम ही चलना पड़ेगा आपको। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे दें आप लोगों को, ये नहीं कि एक ही तरीके से आप लोग रटे। जो आपको तरीका अच्छा लगा होगा उस तरीके से आप मान सकते हैं। चलिए, अब हम लोगों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने का मतलब कि हमें सबसे पहले देखो गाइज, इसको हमें समीकरण बन गया है, चाहे तो आप इसको उतार सकते हैं और नहीं तो कोशिश करते हैं यहीं पे कहीं हटा देने का, मतलब यहीं पे कहीं फिट हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने ऐसा चला, ऐसे आया, फिर यहाँ से यहाँ हो गए। अब यहाँ से बस यहाँ पे आ जाइए, रोटेट हो जाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें जब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचने के लिए हमें इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण, दोनों समीकरण में कम से कम दो दो बिंदु चाहिए, है कि नहीं। मिनिमम 2 बिंदु चाहिए हमें। ज़्यादा आप कितना भी बिंदु ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 हज़ार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा की बात है। लेकिन ग्राफ खींचने के लिए सबसे मतलब कम से कम हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो लिखिए x माइनस के 7y और बराबर के माइनस के 42। ठीक है, यहाँ ये पहला समीकरण था, देख रहे हैं ना गाइज, पहला समीकरण। ठीक है, अब इससे हमें 2 बिंदु प्राप्त करना है। तो पहला बिंदु आप ऐसा बॉक्स बना लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट बिंदु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बॉक्स ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 बिंदु लेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे तो x रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा y। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। आप चाहे तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप यहाँ पे x के मान रखिए कुछ, तो y का मान मिल जाएगा। यदि y के रखते हैं तो x के मिल जाएगा। तो आप x का रख लो या y के रख लो, जो आपको अच्छा लगता है उसका मान रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी लगता है अच्छा, मतलब 2 4 5 6 8 10 12, जो अच्छा लगता है वो रख लीजिए। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि छोटा मान रखिए ताकि ग्राफ कॉपी में बढ़िया से आ पाए। ठीक है, ऐसा भी आ जाएगा, बड़ा मान रहेगा तो बड़ा बड़ा हम लोग मान लेंगे, मतलब जो गैपिंग लेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वो ज़्यादा लेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो अगर यदि हम x बराबर 0 रख देते हैं, मान लो x बराबर 0 रख दिया हमने, तो ये तो 0 बन गया। अभी माइनस में 7 है, ये बढ़ जाएगा तो भाग में माइनस से 7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। और 7 7 42, तो मतलब ये आ जाएगा y बराबर 6। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे x के जगह हम 0 रखें तो 0 माइनस 7 है तो 7y बराबर माइनस के 42। देखिए ये तो 0 हो गया, तो y बराबर माइनस के 42 और ये गुणा में यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, ये पड़ जाएगा तो भाग में माइनस के 7, माइनस माइनस खत्म, 7 6 42, मतलब y बराबर कितना आ गया 6। तो यही तो हमको मिला है, x बराबर 0 रखे तो y बराबर 6 मिला, बस ये काम किए हैं। ठीक है, चलिए एक बिंदु और चाहिए हमें, तो एक बिंदु और क्या ले लें। इस बार आप यहाँ पे आप रख दीजिए 2। यदि आप 2 रखते हैं तो 40 हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। x बराबर क्या रख दीजिए कि इससे कट जाए, थोड़ा पूर्ण अंक आ जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम x बराबर क्या रख देते हैं, यहाँ पे 7 रख देते हैं। ठीक है, तो 42 में से 7 जाएगा तो माइनस 35, सही है। x बराबर 7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 7 रख दो। आप y बराबर भी कुछ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर इस बार हम 7 रख रहे हैं, तो x की जगह पे 7 है तो ये पड़ जाएगा तो माइनस के 7, लेकिन जुड़ के क्या हो जाएगा 49 और 7 7 49, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, मतलब दोनों 7 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण यही था। देखिए x माइनस के 3y बराबर के 6, तो लिखिए x माइनस के 3y बराबर के 6, ये दूसरा समीकरण है, मतलब समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 था। सेम चीज़ है, इसमें भी क्या बनाइए, बॉक्स बनाइए और कम से कम 2 बिंदु लीजिए। आप चाहें तो 3 बिंदु भी ले सकते हैं, एक और घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। x की जगह पे यदि हम 0 रख दें तो पूरा 0 बन जाएगा, तो x की जगह पे 0 रखते हैं तो ये माइनस के 3 ही पड़ जाएगा, तो भाग में माइनस के 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, मतलब माइनस के 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद यदि हम x बराबर इस पर कुछ और रख देते हैं, मतलब x बराबर 1 रख दो, या फिर तुम x बराबर 4 भी रख सकते हो, 4 नहीं तो 2 रख दो, चलो 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो 2 इधर प्लस में होगा, ये पड़ जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 4 बच जाएगा, लेकिन बटा में आ जाएगा, ये मत रखो, थोड़ा बढ़िया रखिए कि पूर्ण अंक आ जाए। तो अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं, इस बार y बराबर 0 रख दीजिए तो ये पूरा 0 बन जाएगा,
तो x का मान कितना आ जाएगा 6, मतलब y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 6, बस बात खत्म। तो हमें दोनों समीकरण के दो दो बिंदु मिल चुके हैं। अब हम लोग ग्राफ का निर्माण आराम से कर सकते हैं। तो आइए, देखिए ये आपका ग्राफ हो गया। इधर होता है x और इधर होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं जो लेटी हुई रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, यानी x एक्सिस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो खड़ी हुई रेखा है इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको, इस लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या तो फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग बिंदु ले लीजिए बराबर दूरी पे, तो हम ले लेते हैं थोड़ा नज़दीक ताकि बढ़िया से हो पाए। चलिए थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही हमको जाना था अधिकतम, ठीक है। आप चाहें तो 8 तक ले लीजिए, छोटा इसलिए लेंगे गाइस, छोटा छोटा दूरी ताकि इधर भी आ जाए क्योंकि जगह कम है ना, स्पेस, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बड़ा दूरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्केल की सहायता से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस का 1 होता है, पता ही होगा, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस के 6। अच्छा यहाँ पे माइनस का 1 आएगा इस, माइनस के 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस के 7, ठीक है। बस अब क्या करना है, बस बिंदुओं को निरूपित कर दीजिए। देखिए सबसे पहला समीकरण में x 0 था और y कितना है 6, तो x 0 अगर है और y 6 है तो बिंदु कहाँ पे होगा, y अक्ष पे। अगर इतना जानकारी आप लोगों को है तो अच्छा है, नहीं है तो अब जाकर इंट्रोडक्शन वाला क्लास जरूर देखिए, ठीक है। अगर x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, मतलब x बराबर तो 0 है, ठीक है, और y बराबर 6 है, तो ये बिंदु किस पे होगा, x अक्ष पे कि y अक्ष पे, y अक्ष पे। क्यों, क्योंकि y का मान है और x का मान नहीं है, इसलिए y अक्ष पे होगा। तो y प्लस में है 6, तो 6 कहाँ आएगा, ऊपर में यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 0,6, बहुत बढ़िया। मतलब x तो 0 तो यहीं पे आएगा और y क्या है, y 6 है, तो 6 कहाँ चलोगे, ऊपर, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, 7 है, x बराबर 7 और y बराबर भी 7, दोनों प्लस में है, तो x बराबर 7 तो यहाँ आया और y बराबर 7 देखो ऊपर, तो आपको चलना पड़ेगा कहीं यहाँ ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं गाइस, इसको कहीं हम लोग लिख देते हैं यहीं पे। इसका बिंदु आप लोग याद रखिएगा, पहला बिंदु था 0,6 और जो दूसरा बिंदु है वो है -2,0, नीचे लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, 2,-2,0, यही दो बिंदु हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग बैक करके कॉपी कर लीजिएगा बाद में। चलिए तो देखिए 7 यहाँ पे है, देखो x बराबर 7 और y बराबर भी 7, तो ये प्लस के साथ इधर ही है ना, इधर तो माइनस का साथ है, इधर माइनस के साथ, हमको प्लस में चलना है। x बराबर, ये पहला होता है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x बराबर 7 है तो ऊपर चलिए 7, कहाँ पे, इधर से 7 आओ, ये आ गया बिंदु। अब यहाँ पे जरूरी है नहीं कि ऐसा करिए आप लोग, बस स्केल के साथ ऐसे बिंदु रख लीजिए नाप के सही से। आप क्या करेंगे, इसको एक रेखा ऐसे निर्माण कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, हो गया। शायद आप लोग कुछ दूसरा है, मतलब हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो हमारा लकीर जो है वो टेढ़ा हो सकता है, आप लोगों का थोड़ा अलग आएगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस समीकरण, किस समीकरण का ये ग्राफ था, तो उस समीकरण को लिखना पड़ेगा, एक से लिख दीजिए यहाँ पे, x माइनस के 7y बराबर के माइनस के 42, ठीक है, हो गया। दूसरा समीकरण का जो बिंदु था वो क्या था, 0,6, मतलब 0,6। अच्छा हमने स्टार्टिंग में 0,6 ही ले लिया था गाइस, अच्छा यहाँ पे 0,6 ही था, यहाँ पे भी 0,6 ही था, कोई बात नहीं, 0,6 तो यहीं पे आ गया बिंदु। फिर क्या है, -2,0, तो -2,0 मतलब x के मान तो है -2, मतलब यहाँ पे, और 0 है y बराबर, तो 0 यहाँ पे ना आएगा y बराबर, मतलब यहाँ पे बिंदु आएगा, मतलब x के मान तो है, y के मान 0 है, तो ये बिंदु कहाँ आएगा, x अक्ष पे, तो -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, पहले लिखेंगे x के मान, तो -2, चलो यहीं पे लिख देते हैं -2,0 इस वाले बिंदु का। अब बस इसको यहाँ से क्या कीजिए, मिलान कर दीजिए, ठीक है। और ये जो समीकरण था उसका नाम लिख दीजिए, किस समीकरण का ग्राफ है, तो ये था x माइनस के 3y और बराबर क्या 6, बस हो गया। तो हम लोगों से
दो चीज़ें कहा था करने के लिए। पहला, बीजगणितीय रूप में बदल दीजिए, तो हमने बीजगणितीय रूप में यानी समीकरण के रूप में बदल दिया, हो गया बीजगणितीय रूप। फिर बोला था कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने ग्राफीय रूप में भी क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमने बोर्ड पे लिख लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं इसको बढ़िया से। बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच होते हैं, जो कोच होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, तो वो कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितना रुपये में खरीदी, 3900 रुपया में। अच्छा क्या बात है। बोला कि बाद में, मतलब फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो स्थिति दिया गया है इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि बीजगणितीय रूप में कहने का मतलब कि हमें समीकरण का निर्माण कर देना है। दूसरा, पिछले बार हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे बोला था ग्राफीय रूप, अभी बोल दिया है ज्यामितीय रूप। आप ग्राफीय रूप बोल दे या ज्यामितीय रूप बोल दे, दोनों बात क्या है, बराबर। तो अभी हमने ग्राफीय रूप में चेंज किया था, उसी प्रकार ज्यामितीय रूप में हमको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, मतलब निरूपित कर देना है। आइए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल 100 रुपया है तथा एक गेंद का मूल y रुपया है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मान रहे हैं। बस सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि माना, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हल। अब इसमें क्या लिखेगा, इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना। अभी क्यों मान रहे हैं हम लोग समझ में सब आ जाएगा। माना एक बल्ला की कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लिया कि एक बल्ला की जो कीमत है वो 100 रुपया है तथा एक गेंद की कीमत बराबर कितना रुपया, y रुपया। एक बल्ला की कीमत हमने 100 रुपया माना और एक गेंद की कीमत हमने y रुपया माना। ऐसा क्यों माने हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, आप बोल रहा था कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदें। सोच के देखिए, ये मूल दिया हुआ है, मतलब इनका मूल्य, मतलब 3 गेंदें खरीदने में जितना पैसा लगा होगा और 6 गेंदें खरीदने में जितना पैसा लगा होगा, उन दोनों का जोड़ का योग है, मतलब उनका योग है कितना रुपया, 3900 रुपया। तो सबसे पहले 3 बल्ले खरीदने में कितना पैसा लगा वो निकालेंगे, 6 बल्ले में कितना पैसा लगा खरीदने में वो निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और इसको बराबर कर देंगे, तब समीकरण बन जाएगा एक, है कि नहीं। तो मतलब एक बल्ला की कीमत है 100 रुपया, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत तो 3 100 रुपया होगा कि नहीं होगा। एक बल्ला की कीमत गाइस 2 रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत तो 2 का 2 दूनी 4 दूती 6, मतलब 6 रुपया हो जाएगा। मतलब 2 में आपने क्या किया, 3 से गुना कर दिया। एक कलम की कीमत 5 रुपया, तो 3 कलम की कीमत तो 15 रुपया, मतलब 5 में 3 से गुना कर दिया। तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है, तो 3 बल्ला की कीमत तो 3 100 रुपया प्लस देंगे। प्लस क्यों, अभी हम समझाते हैं। एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत तो 6 y रुपया होगा कि नहीं होगा। एक गेंद की कीमत मान लो 6 रुपया है, तो 3 गेंद की कीमत तो 6 थी 18, मतलब 6 में 3 से गुना कर दिया। तो एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत तो 6 में 22 से गुना कर देंगे तो 6 y रुपया। आप देखो, मतलब 3 100 रुपया में और 3 100 रुपया में कितना बल्ला, 3 बल्ला, और 6 y रुपया में कितना गेंद, 6 गेंद खरीदा जाता है, इतना रुपया में। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना तो कितना आता है, 3900 रुपया। बस यही समीकरण बन गया हमारा फर्स्ट। समझ में आया तो बोलिए कि आया। कुछ नहीं करना था गाइज, ये हमें मूल्य दिया हुआ था कुल टोटल, इन वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगा है ना वो दिया हुआ था 3900 रुपये।
आप देखो 3 बल्ला खरीदने में कितना पैसा लगा हमको नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया होगा, तो 3 बल्ला की कीमत 300 रुपया। हमको ये नहीं पता था कि एक गेंद कितने का आता है, तो हमने मान लिया कि एक गेंद की कीमत वाई रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6 वाई रुपया। सर ये दोनों को जोड़े क्यों? क्योंकि इन दोनों रुपया को, मतलब गेंद खरीदने में इतना रुपया लगा, अति बल्ला खरीदने में इतना रुपया लगा और गेंद खरीदने में इतना रुपया लगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना इतना रुपया लगा होगा, दिया होगा दुकान मतलब कोच दुकानदार को। बस सिंपल, ठीक है। चलिए इसी प्रकार सेम तरीका, मतलब सेम रूल से फिर क्या लिखेंगे, वही फिर आगे बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी 1300 रुपया में, मतलब एक और बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला की कितना कीमत है वाई रुपया, अति 100 रुपया। तो एक बल्ला खरीदबे किया है तो केवल 100 रुपया ना, प्लस बाद में 2 गेंदे और खरीदा, एक गेंदे की कीमत कितना है वाई रुपया, तो 2 गेंदे की कीमत 2 वाई रुपया बराबर, इन दोनों मूल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 1300 के बराबर, मतलब 1300 रुपया कुल लगा है, तो बस 1300 रुपया हो गया। ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। चलिए मतलब हमने बीजगणितीय रूप में क्या कर दिया है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब ज्यामितीय रूपों में। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर देंगे। सबसे पहले ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट का बॉक्स बना लीजिए। 2 बिंदु मतलब पहला समीकरण से और 2 बिंदु दूसरा समीकरण से कम 2 बिंदु ज्ञात किया जाता है एक ग्राफ खींचने के लिए। आप लोगों को मालूम होगा, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। इस वाले समीकरण का नाम है फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट समीकरण का बॉक्स है। फिर दूसरा बॉक्स बना देते हैं, वो सेकेंड समीकरण के लिए होगा। ये दूसरा है, ये पहला समीकरण है, मतलब ये पहला समीकरण का बॉक्स है। आप लोग इसके ऊपर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके ऊपर लिख दीजिएगा समीकरण को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि पिछले बार हमने किया था। अब देखिए यदि आप यहाँ पे रखिए x, यहाँ पे क्या रहता है y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। यदि आप x बराबर कुछ रखिए 0 या 3 या 4 या 5 कुछ भी, तो आपको y मिल जाएगा, और y बराबर कुछ रखिएगा तो x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ही छोटा हो सकता है, मतलब ये समीकरण थोड़ा सा और छोटा हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे इसको हम फर्स्ट नहीं मानते हैं, यहीं पे हटा देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। थोड़ा सा गाइज एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मतलब 3x, आइए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 3x प्लस का 6y बराबर का 3900, सही है। अभी इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानते हैं, समझ में आ रहा होगा, हम कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, क्या ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखो 3x है तो लिखिए 3x नहीं, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, क्योंकि 6 को आप कैसे लिखिएगा 2 गुना 3, तो 3 कॉमन लीजिए, 3 दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी, तो 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा x, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2, और ये y है तो y, बस बराबर, ये क्या है 3 पर 9 3900। और यहाँ करके यहीं पे लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ेगा नीचे, ठीक है। अब देखिए 3 ही गुना में जाएगा तो कहाँ आएगा भाग में, यहाँ पे ये 3 गुणे में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा भाग में, तो काटिए 3 से अगर काटिएगा इसको तो 13 3 39, मतलब 13 बार में, तो लिख दो x, अंदर क्या बचेगा x प्लस के 2y, बचेगा कि नहीं बचेगा x प्लस के 2y। अभी 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, यहाँ पे एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, स्किप कर रहे हैं, x प्लस के 2y, ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब 3 से जब इसको काटेंगे 39 को, तो 13 3 39, मतलब बराबर में इधर आएगा 13, और क्या को 0 है 2 को 0, तो 2 को 0 लिख देंगे। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, मतलब जो हमारा समीकरण फर्स्ट है हल करने के बाद आया, वही हमारा समीकरण क्या है सेकंड है। देखिए x 2y 1300 1300, ठीक है। मतलब जो बिंदु इसका आएगा वो बिंदु इसका भी आएगा, मतलब जो ग्राफ इसका खिंचाएगा वो ग्राफ इसका भी होगा, है कि नहीं। मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी समपाती, ठीक है। चलिए देखिए अब हल कीजिएगा गाइस थोड़ा सा इसको, मतलब बिंदु निकाल लीजिए इनसे, x प्लस के 2y बराबर 1300, x प्लस के 2y बराबर 1300, मतलब जो इसका बिंदु आएगा वही इसका बिंदु आएगा। तो अगर x बराबर यहाँ पे मान लीजिए कुछ रखते हैं ऐसा संख्या, ताकि ये थोड़ा छोटा संख्या आ जाए इधर x और y के मान, तो यहाँ पे आप रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए आप 300, ठीक है। x के मान 300 रख लीजिए, बड़ा इसलिए रख रहे हैं ताकि नहीं, अगर एक को अगर 0 रख लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 1300/2, मतलब 650 आ जाएगा, और हमें ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 300 रख लेते हैं, 300। तो जब यहाँ पे 300 रखेंगे तो प्लस में होगा, ये पड़ी जाएगा तो माइनस के 300, तो 1300 में से 300 जाएगा तो 1000 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 500, बहुत बढ़िया।
इस बार x बराबर क्या रखिएगा, इस बार x बराबर रख लीजिए आप यदि x बराबर रखते हैं 500 रख लीजिए, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, 500 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 500 रख लीजिए इस बार, तो ये 500 हो जाएगा, ये पड़ जाएगा तो माइनस के 500, 1300 में से 500 जाएगा तो क्या बचेगा 800, और 800 में 2 से भाग करेंगे तो 400, मतलब ये 400 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें भी सेम चीज़ आ जाएगा क्योंकि यही तो सेम ही समीकरण है दोनों का, वही सेम चीज़ रख लो इसमें 300, तो ये क्या आएगा 500, और ये 500 रखोगे x बराबर तो ये क्या आएगा बाई 400। बस अब हमें क्या करना है, ग्राफ बना देना है, तो आप इसके नीचे ही ग्राफ खींचेगा। हमारे पास इधर जगह है साइड में, तो हम यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, इधर x और इधर x डैश, ये y और इधर y डैश, मतलब इधर प्लस वाली संख्याएं होंगी और इधर माइनस वाली संख्याएं, ऊपर प्लस वाली और नीचे माइनस वाली। इतना तो मालूम ही होगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग स्केल की सहायता से दूरी माप लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, आपका मन आप जितना तक जहाँ तक ले सकते हैं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए सही है। देखिए हम लोग गैपिंग कितना कितना के लें, संख्या यहाँ पे नंबर्स जो यहाँ पे बड़ा बड़ा है कि नहीं, तो हम लोग 100 का ले लेते हैं, 100 200 300 400 500, लास्ट हमारा 500 तक है। देखिए सारे में 100 या 22 हो, लास्ट 500, तो हम लोग 500 तक चलते हैं। तो सबसे पहले लिखिए 100 का गैपिंग लेते हैं, 100 200 300 400 500 600। आप 500 तक भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, ठीक है। यहाँ माइनस के 700 आ जाएगा। माइनस के 100, माइनस के 200, 300, 400, 500, 600, माइनस में सब आएंगे, ठीक है। इधर भी 100 200 300 400 500। चलिए आप दोस्तों, मतलब आप लोग गैपिंग 50-50 के भी ले सकते हैं, 20-20 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200-200 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना मन है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लीजिए। हमने 100-100 का गैपिंग लिया है, मतलब 100-100 का अंतराल लिया है। आप चाहें तो 50-50 के अंतराल ले लीजिए, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बन जाएगा। हमारा ग्राफ अभी इतना बन गया है, 100-100 का लिए हैं। अगर यदि आप 200-200 का अंतराल लीजिएगा, 200 400 600, तो आपको थोड़ा सा ग्राफ छोटा बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। चलिए इसमें देखिए तो x बराबर 300, y बराबर 500, x बराबर 300, अब दोनों प्लस में है संख्याएं, मतलब माइनस की तरफ तो हमें जाना नहीं है, प्लस में ही है सारी संख्याएं। देखो यहाँ पे प्लस में चलना है। x बराबर 300, y बराबर 500, x बराबर 300 ये है, y बराबर 500 ऊपर चलना पड़ेगा प्लस में, तो देखो 500 यहाँ पे आ जाएगा कहीं। देखो इसको थोड़ा सा और ऐसे लेके चलिए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 500, सही है। 300 तो यहाँ पे आया है कि नहीं, y बराबर 500, मतलब यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। इधर चलोगे तो 300 ये मिला, ऊपर चलो तो 500 मिलेगा, मतलब यहाँ पे आया। देखो इधर से चलें 500 ऊपर चलो, यहाँ पे ये नहीं 500 है, देख लीजिए, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। तो ये लिखना जरूरी नहीं है ऐसे, ये तो समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। चलिए अब क्या है, 3 ये बिंदु था 300, 500। चलिए फिर क्या, पहले x वाला मान लिखते हैं गाइस, उसके बाद y वाला, जो मालूम ही होगा। फिर क्या है 500 400, मतलब x मान है 500, x 500 यहाँ पे है, और y है 400, मतलब 400 कहाँ पे y ऊपर यहाँ पे, तो मतलब ये बिंदु आ जाएगा कहीं यहाँ पे। देखिए आप लोग थोड़ा सा ऐसे स्केल रख के कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर बढ़िया से आए आंसर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब x से हमारा 500, y है हमारा 400, तो x 500 किधर आएगा सर, x वाला ये तो है, तो ये तो माइनस 500 है, यहाँ पे है प्लस में 500 है कि नहीं, तो प्लस में देखेंगे x में, यहाँ पे है 500। अब क्या है y है 400, तो 400 चलो ऊपर, देखो 100 200 300 400, 100 200 300 400 है कि नहीं, 400 के सामने देखिए। बस यहाँ पे बिंदु क्या आ गया 500, 400, तो लिखेंगे 500, 400। बस आप इसका ग्राफ खींच दीजिए, आलेख, थोड़ा सा आलेख ये और बड़ा होता तो ये चीज़ें, मतलब इस पर पूरा काटता लाइन को, लकीर को, लेकिन हम लोग छोटा कर दिए हैं, मतलब ये और थोड़ा बड़ा खिंचाता तो ये ग्राफ आ गया हमारा। आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारा ग्राफ क्या है, टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधा कर दीजिएगा स्केल की सहायता से। हमारे पास स्केल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो सकता है,
तो आप लोग पूरा प्रॉपर बढ़िया से कर दीजिएगा, ठीक है, स्केल की सहायता से। बस आप क्या करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, बस आप इसको जो भी जिस भी समीकरण का ग्राफ था वो समीकरण लिख दीजिए। ये समीकरण क्या था, पहला समीकरण का था, पहला क्या था, x प्लस का 2y बराबर 1300, तो लिख दीजिए x प्लस के 2y बराबर 1300। बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा समीकरण भी वही बिंदु है, सेम टू सेम, 300 500 300 500 500 400 500 400, तो इसका भी जो रेखा आएगा इस मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो भी तो इसी बिंदु पे आएगा ना, इसी पे आएगा, है कि नहीं, आएगा इसी पे। तो बस इसका समीकरण भी लिख दीजिए, सेम चीज़ें, ये भी वही सेम चीज़ें, मतलब तो यहाँ पे लिखती हैं, बाकी लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख दो x प्लस का 2y बराबर का 1300, ठीक है। मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण सब बिल्कुल हमारा सेम है, x प्लस के 2y बराबर 1300, x प्लस के 2y बराबर 1300, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही है। सर यहाँ पे तो ये अलग था, आप तो ला न दिए हैं ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो इनका बिंदु लेते हैं ना, तो जो इनका लाइन आता इस वाले ग्राफ में वो इसका भी लाइन आता, मतलब यदि आप इसमें x और y का मान निकालते हैं, दो बिंदु लेते हैं ना ऐसा, दो बिंदु, और लेने के बाद इसका ग्राफ खींचते, तो जो ग्राफ इसका है ना उसी ग्राफ पे मतलब इसका लाइन भी आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा कभी ऐसा। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमने लिख लिया है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लीजिएगा तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, 160 रुपया। बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है कि एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है एक महीने के बाद। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अभी हमने समझा था दोनों क्वेश्चन में कि बीजगणितीय रूप क्या होता है और ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप होता क्या है। बीजगणितीय रूप कहने का मतलब कि बस समीकरण का हमें निर्माण कर देना है, दो समीकरण का निर्माण, वही बीजगणितीय रूप कहलाता है। दूसरा कि ज्यामितीय रूपों में, ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप दोनों क्या होता है, सेम यानी समान होता है। मतलब हमें ग्राफ के द्वारा मतलब ग्राफ में निरूपित कर देना है इस स्थिति को, बस, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे सेब और अंगूर का जिक्र चल रहा है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य इतना रुपया है। तो पहले देख लेते हैं कि 1 kg सेब का मूल्य कितना है, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 kg सेब का मूल्य निकल जाएगा। फिर 1 kg का जो एक kg अंगूर का जो मूल्य रहेगा उसमें हम 1 kg से ही गुणा कर देंगे तो 1 kg अंगूर का मूल्य निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 रुपया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का निर्माण। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो अगर हम 1 kg सेब का मूल्य हमें मालूम रहेगा, उसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 kg का मूल्य मालूम हो जाएगा, और 2 kg अंगूर का मूल्य अगर हमको ज्ञात करना है तो 1 kg का अगर मालूम रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे 2 kg का निकल जाएगा, और इन दोनों मूल को जोड़ देंगे तो 300 रुपया के बराबर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोर्ड पे लिख लिया है, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मतलब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब कोई ऐसा दिन था, उस दिन ना 2 kg सेब और 1 kg यदि आप अंगूर लेते तो आपको कितना चुकाना पड़ता, 160 रुपया। अच्छा की बात है। बोल रहा है कि एक महीने बाद, मतलब अब जब लिए हैं उससे एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि बीजगणितीय रूप होता क्या है और ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप होता क्या है। बीजगणितीय रूप कहने का मतलब कि ये जो दिया गया स्थिति है इसको समीकरण के रूप में
व्यक्त कर दीजिए, बस बीजगणितीय रूप हो गया। मतलब इस स्थिति को समीकरण के रूप दे दीजिए, बीजीय गणित हो गया, मतलब बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरा है कि ज्यामितीय रूप या तो फिर ग्राफीय रूप। ज्यामितीय ग्राफीय रूप दोनों बात एक ही है, मतलब हमें ग्राफ के रूप में निरूपित कर देना है। जो आप दो समीकरण निकालिएगा ना उसको ग्राफ के रूप में निरूपित कर देना है, सिंपल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य है कितना, है कि नहीं। हल में हम लोग लिखेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया, है कि नहीं। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया मान लेते हैं बस। सर ऐसा माने क्यों आप 1 केजी सेब का मूल्य इतना रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य इतना रुपया, इसलिए माने देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य है 300 रुपया, मतलब ये मूल्य है ना, और ये 2 केजी और 4 केजी अंगूर और सेब था, तो इसका मूल्य कैसे निकलेगा, मतलब 4 केजी सेब का मूल्य कैसे निकलेगा, तो 1 केजी सेब का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 4 केजी सेब का मूल्य 4 रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y रुपया, और ये दोनों मूल्य के जोड़ देंगे तब 300 के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला दिया है तब जाके 300 रुपया चुकाया है वो दुकानदार को, बस। तो यहाँ पे लिखिए फिर पहला स्थिति में कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, 160 रुपया, तो 2 केजी सेब का ना, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य तो 2 100 रुपया हो जाएगा, सिंपल। 1 केजी चावल का मूल्य 7 रुपया है, तो 2 केजी चावल का मूल्य तो 7 दूनी 14, मतलब 7 में 2 से गुना कर दिए, सिंपल। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य 2 रुपया, प्लस क्यों दे रहे हैं समझ में आ रहा ही होगा। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया, और यहाँ पे लिया भी 1 केजी है तो मतलब 1 x होगा। अब 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, अति 1 नहीं y है ना। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया, और 1 केजी अंगूर ही लिया है तो केवल y रुपया ही लगेगा। चलो आई दोनों मूल्य को जोड़िएगा ना तो कितना रुपया आएगा, 160 रुपया के बराबर। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दूसरा स्थिति में आइए, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, 1 केजी सेब का मूल्य है 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4 रुपया, प्लस 2 केजी सेब का मूल्य निकालना है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया, y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य तो 2y रुपया हो जाएगा, बराबर कितना 300 रुपया। ये समीकरण 2 बन गया, बस सिंपल। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा अभी तो 2 समीकरण 2 इसको मत मानिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए, छोटा होने के लिए ले रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। x देखो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिए, मतलब देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 और बच जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, मतलब ये 4 2 को 2 से मिलकर बना है ना, तो एक बाहर लिए है तो एक और अंदर बच जाएगा, x के तो x रहेगा ही, प्लस है तो प्लस, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा अंदर y, बस बराबर 300। अब देखिए 2x है तो 2x लिखिए, प्लस y है तो y बराबर 300। अभी 2 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 150 बार में, मतलब 2x प्लस के y बराबर 150 रुपया, और ये हो गया समीकरण 2, बस। तो इसको समीकरण ने 2 मान लिया, थोड़ा सा हल करके इसको समीकरण 2 बना लिए, छोटा कर दिए, बाकी आप यहाँ तक रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली नहीं था। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ, बीजगणितीय रूप में तो बदल दिए इसको, मतलब समीकरण के रूप में बदल दिए। अब हमें ज्यामितीय रूपों यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरण के लिए 2-2 बिंदु चाहिए, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमें मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 बिंदु चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, 3 4 5। तो आइए फर्स्ट समीकरण के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। लिखना चाहते हो फर्स्ट समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट समीकरण के लिए है, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि दोनों आ जाए। ये फर्स्ट समीकरण का बॉक्स है और ये सेकंड समीकरण का बॉक्स है। बस इसमें क्या आएगा, x इधर y, इधर x और इधर y। ये फर्स्ट समीकरण का क्या है, बॉक्स है,
ये सेकंड समीकरण का बॉक्स है। सर बॉक्स बनाना जरूरी होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपल खाली पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, बिंदु, 2 बिंदु इसके लिए और 2 बिंदु इसका निकाल लीजिए, बस सिंपल ग्राफ खींच दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इसमें फर्स्ट समीकरण में यदि x की जगह पे क्या रख दें, ऐसा मान रखिए थोड़ा किधर देखो, अगर तुम इधर 0 रख दोगे x बराबर, तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये y बराबर आ जाएगा 160, जो कि बड़ा मान है। तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे x का मान भी थोड़ा मतलब x और y दोनों का मान इक्वल आ जाए थोड़ा। तो अगर x का मान यहाँ पे हम रख देते हैं कितना, मान लो यहाँ पे 40 रख देते हैं, ठीक है? तो 40 दूनी 80 और 80 80 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 40 रख दो। चलिए x बराबर हमने रख दिया 40, तो जब x की जगह 40 रखेंगे तो 40 का 40 40 दूनी 80 और 80 इधर प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस का 80, 160 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा? 160 में से यदि 80 अब घटाइएगा तो 80 बचेगा, है कि नहीं? तो मतलब y के मान आ गया 80। यहाँ तक समझ में आया होगा। 40 और इधर क्या है 80, सही है। x बराबर 40, 40 दूनी 80, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब x की जगह पे कुछ और मान रख दीजिए। यदि आप x की जगह पे 50 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, ये पड़ जाएगा माइनस में 100, तो 160 में से 100 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 60, मतलब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हमारे 50 रखें, इसके जगह 50 है तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा हमारा 60। कैसे, समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, 2x था तो 2x लिखे प्लस y बराबर 160। हमने x बराबर क्या रखा? 50, तो यहाँ पे 50 रख दीजिए, 2 गुना 50 प्लस y बराबर 160। 50 दूना 100, 100 प्लस y बराबर 160, तो y इज इक्वल टू 160, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के 100, तो y बराबर कितना आ गया? 60। 160 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? 60। तो ही y बराबर क्या लिखे हैं? 60। सिंपल, करने तो आता ही होगा इसे आप लोगों को इतना, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को आता ही होगा करने, छोटे छोटे चीज़। चलिए फर्स्ट समीकरण के लिए 2 बिंदु मिल गया। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब पहला बिंदु 40, 80, ठीक है, 40, 80, दूसरा बिंदु 50, 60। कोई जरूरी नहीं कि बॉक्स से बना के लिखना है, नहीं ऐसे भी लिख दीजिए, 2 बिंदु मिल गया हमें, ठीक है। इसके लिए भी 2 बिंदु ऐसे ज्ञात कर लीजिए। समीकरण 2 ये है, यहाँ पे आप रख दीजिए 150 है तो यहाँ पे आप रख दीजिए क्या? 25, तो यहाँ पे y बराबर 100 आ जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। और थोड़ा छोटा मान लीजिए, अगर यहाँ पे आप रख देते हैं 35, तो 35 दूनी 70, ठीक है। हाँ 35 रख लीजिए, आसपास पहुँच जाएंगे हम लोग। 35 रख दीजिए, 35 रखिए, 35 दूनी 70 जाएगा तो बचेगा 80, ठीक है। तो 80 के आसपास, 80 आया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रख दो, x बराबर 35 रख दीजिए, x बराबर 35, तो x की जगह 35 है तो 35 दूनी 70, अब इधर 70 है प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में 70, 150 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा? 80, तो 80, तो y बराबर केवल 80 आ जाएगा। तो गाइस अभी लाइट कट गया है, तो लाइट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो दोस्तों लाइट आ चुका है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे गाइस हम लोग x के मतलब x बराबर 35 लिए थे, x बराबर 35, तो 35 दूनी 70, ये प्लस में 70 ही पड़ी जाएगा तो माइनस में 70, और अगर 150 में से हम 70 को घटाएं तो कितना बचेगा? 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 y बराबर। बहुत बढ़िया। इस बार x बराबर कुछ और ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि बार बार x बराबर ही ले, y बराबर भी ले सकते हैं कुछ, तो जो आपको मन करे वो y बराबर ले लीजिए। जैसे y बराबर यदि 50 ले लें हम, तो ले लो 50, तो ये 50 प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस का 50, तो 150 में से 50 जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 में 2 गुना में पड़ जाएगा तो भाग में, तो ये भी 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बस आ गया हमारे पास 2 पॉइंट्स, ठीक है, इसके और इसके भी। अब क्या करेंगे, ग्राफ के निर्माण कर लेंगे, मतलब ग्राफ बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले एक y अक्ष ले लेते हैं और एक x अक्ष। अब इतना तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा, क्लास 9 से ही जो पढ़ रहे हो आप लोग ये सब चीज़ें। देखिए हम गैपिंग कितना कर ले लें, 10-10 भी ले सकते हैं या 20-20 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप चाहें तो 10-10 ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 20-20 ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20, 20, 40, 20, 60, 20 के 80, क्योंकि लास्ट 80 तक ही गया है। देखिए दोनों में 20, 20, 40, 20, 60, 20 के 80, 20, 20, 40, 20, 60, 20 के 80। देखिए यहाँ पे थोड़ा दूरी कम हो गया है कि नहीं, इनके मुकाबले में देखें तो, इसलिए बिंदु थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो आप लोग स्केल की सहायता से खींचेगा तो बिल्कुल सही प्रॉपर आएगा, ठीक है। हमारा देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा दूरी कम हो गया है, तो इसीलिए बिंदु प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम मिलाने का प्रयास करेंगे। फिर क्या, 20, 20, 40, 20, 60, 20 के 80, मतलब 20, 40, 60, 80,
20, 40, 60, 80, ये सब माइनस में। 20, 40, 60, 80, ये सब माइनस में। चाहे तो आप 100 तक 100 कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का 100 कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ तक ले सकते हैं। 20, 40, 60, 80, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इधर वाई डैश और इधर एक्स डैश। चलिए अब क्या है, एक्स बराबर 40, वाई बराबर एक्स बराबर 40, वाई बराबर 80, एक्स बराबर 40 सब प्लस में है, एक्स देखो सब प्लस में है, कोई माइनस में नहीं है, तो सब ये है एक्स बराबर, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस वाला ये और वाई का वैल्यू प्लस वाला ये है, तो इधर चलेंगे। एक्स बराबर 40, वाई बराबर 80, एक्स बराबर 40 ये है, वाई बराबर 80, 80 देखो ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ये 80, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए है कि नहीं, मतलब एक्स बराबर 40 तो वो 40 ये है, यहाँ चलना स्टार्ट करो, एक्स बराबर 40 ये आया, अब वाई बराबर कितना है 80, तो 80 कहाँ से लेंगे ऊपर, देखो तब मिलेगा, देखो 80 मिल गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बिंदु, बस सिंपल। तो लिख दीजिए 40, 80, क्योंकि पहले एक्स का मान लिखते हैं उसके बाद वाई के मान। फिर क्या है 50, 40, मतलब 50, 60, 50 है एक्स का मान, वाई का मान 60, 50 है एक्स का मान, देखो 50 यहाँ पे आएगा, 40 और 60 के बीच में 50 यहाँ पे, और वाई का मान कितना 60, 60 ऊपर चलिए, मतलब ये है 60 है कि नहीं, बस ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा 50, 60। पहले एक्स का मान लिखें उसके बाद वाई का मान, ऐसे लिखना नहीं आप लोगों को, आप लोगों के पास स्केल है इसलिए मिला लीजिए बढ़िया से। अब इसको क्या कीजिए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, बस। किस वाले समीकरण का ग्राफ था, ये लाइन था, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x, तो लिख भी दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट हमारा 35, 80, मतलब 35 और 80, एक्स के मान 35 और वाई के मान 80, एक्स के मान 35 कहाँ पे आएगा, देखिए तो यहाँ पे 20 और 40 के बीच में क्या आएगा, 30 बीचों बीच, अब 30 और 40 के बीच में क्या आएगा 35 यहाँ पे, मतलब 35 यहाँ पे आ गया, 80 वाई बराबर 80, तो 80 ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये 80 है, तो आपको इधर आना पड़ेगा ऐसे, शायद और थोड़ा आगे चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, मतलब यहाँ पे एक बिंदु आया। चलिए इस बिंदु का नाम है 35, 80, 35, 80, बस ऐसे नहीं करना है, तो हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं ऐसे। 35 यहाँ पे आया था, 80 ऊपर चले तो यहाँ पे आया, देखो 80 है तो यहाँ पे बिंदु। फिर क्या है 50, 50, एक्स बराबर ही 50 मतलब यहाँ, और वाई बराबर 50 मतलब यहाँ, तो यहाँ से ऐसा चलिए और एक्स के सामने देखो यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे आ गया, क्या था 50, 50। अब दोनों को क्या कीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए, बस ये हो गया। आप देख पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं क्या है समांतर, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 2x प्लस के वाई बराबर 160। आई होप कि आपको ये समीकरण दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये क्या था, ये तीसरा समीकरण है, 2x प्लस के वाई बराबर 150, 2x प्लस के वाई बराबर 150, बस। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो लाइन आया है, दोनों जो ग्राफ है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर इसलिए है क्योंकि आप लोगों को हम बताए थे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब जो समीकरण का जो ग्राफ होगा वो क्या होंगे जी, एक दूसरे के समांतर, मतलब रेखाएं क्या होंगी समांतर होगी। आप देख भी लीजिए यहाँ पे